मेरा नाम राहुल है। आज हम बात करने वाले हैं PT 365 के बारे में। इससे पहला लेक्चर आ चुका है जो कि एक प्लेलिस्ट है PT 365 अपडेटेड मटेरियल के नाम से। उसमें पहला लेक्चर आ चुका है तो वो आप चेकआउट कर सकते हो 1.0। ये सेकंड पार्ट है, 2.0 होगा ये पॉलिटी और गवर्नेंस का। इसके बाद पॉलिटी और गवर्नेंस ख़त्म हो जाएगा, फिर इंटरनेशनल रिलेशन हम स्टार्ट करेंगे। तो 1.7 से लेके एंड तक हम कवर करेंगे। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को। पहली जो न्यूज़ है वो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएटरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल्स 2021। इंपॉर्टेंट है कि रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको नोटिफाई करा है। अब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी गाइडलाइंस डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड 2021 क्या है, इसको समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। रूल्स 2021 जो फ्रेम हुए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, वो एक्सरसाइज करते हैं पावर सेक्शन 87 क्लॉज 2 ऑफ IT एक्ट 2000। तो ये IT एक्ट के अंडर एक सेक्शन है 87, उससे बात कर रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो एक्सरसाइज कर सकते हैं और सुपर सेशन कर सकते हैं कोई भी पहले का जो रूल्स है 2011 का। इसमें 3 पार्ट है। पहला है पार्ट 1 जो डील करता है इंपॉर्टेंट डेफिनेशन इन द रूल्स। सेकेंड पार्ट डील करता है सोशल मीडिया इंटरमीडिएटरीज और ये एडमिनिस्ट्रेट होगा मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी MeitY के अंडर। पार्ट 3 जो है वो कोड ऑफ एथिक्स प्रोसीजर प्रोवाइड करती है जो सेफगार्ड करती है आपका डिजिटल मीडिया और ओवर द टॉप OTT प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन कंटेंट क्यूरेटेड प्लेटफॉर्म्स। और ये आएंगे मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री के अंडर, INB मिनिस्ट्री के अंडर। तो ये रेगुलेशन ऐसे होगा। गाइडलाइंस क्या है इससे रिलेटेड, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है। यहाँ पे पहले कुछ डेफिनेशन देख लेते हैं, उसके बाद हम न्यूज़ पर चलेंगे। डिजिटल मीडिया का मतलब है डिजिटल कंटेंट जो आपको मिलता है इंटरनेट पे या कंप्यूटर नेटवर्क्स पे, जिसमें कंटेंट रिसीवर आता है, स्टोर्ड, ट्रांसमिटेड, एडिटेड या प्रोसेस्ड होते हैं इंटरमीडिएटरीज के बारे में, और या तो पब्लिश होते हैं कुछ न्यूज़ या करंट अफेयर्स कंटेंट जो ऑनलाइन क्यूरेटेड प्लेटफॉर्म में होते हैं। ठीक है, न्यूज़ और करंट अफेयर्स भी आते हैं इसमें। जैसे न्यूज़ में आपका न्यूली रिसीव्ड और नोटरी वर्दी कंटेंट आते हैं जिसमें एनालिसिस होता है, स्पेशली जो रिसेंट इवेंट्स है, कुछ करंट अफेयर्स है, सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिक चीज़ें जो कि अवेलेबल है इंटरनेट पे। कोई भी डिजिटल मीडिया जो न्यूज़ दिखा रहा है, करंट अफेयर्स दिखा रहा है, जहाँ पे जो कंटेंट है उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, सब्सटेंस क्या है, पर्पस क्या है, वो चीज़ भी इम्पॉर्टेंट है। सोशल मीडिया इंटरमीडिएटरी का मतलब है कि वो जो प्राइमली जिनका सोली इनेबल करता है ऑनलाइन इंटरेक्शन 2 लोग या उससे ज़्यादा के बीच में, और अलाउ करता है कि एक क्लाउड बनाए या क्रिएट करे बड़ी सारी चीज़ें जो लोगों के पास एक्सेस हो। जिसका सिग्निफिकेंस और सोशल मीडिया इंटरमीडिएटरी क्या है, ये इसका मतलब ये है कि सोशल मीडिया में जो इंटरमीडिएटरी है उनके पास रजिस्टर्ड यूज़र होना चाहिए और ये नोटिफाइड होगा सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। थ्रेशोल्ड जो है SSMI का वो सेटअप करा है 50 लाख, जो होते हैं 5 मिलियन आपका रजिस्टर्ड यूज़र। ऑनलाइन क्यूरेटेड कंटेंट में बड़े सारी चीज़ें आती है, जैसे ऑडियो विजुअल कंटेंट आता है, न्यूज़ आती है, करंट अफेयर्स आते हैं और बड़ी सारी चीज़ें हैं जो एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए भी होते हैं। पब्लिशर ऑफ न्यूज़ एंड आर्टिकल्स और करंट अफेयर्स के बारे में बात कर लेते हैं। जो ऑनलाइन पेपर है, न्यूज़ पोर्टल है, न्यूज़ एग्रीगेटर्स हैं, एजेंसीज़ हैं, वो सिमिलर है पब्लिशर ऑफ न्यूज़ करंट अफेयर्स कंटेंट, जो कि जिसमें इंक्लूड नहीं आता है न्यूज़पेपर, एप्लीका, ई-पेपर्स या किसी भी तरह इंडिविजुअल जो ट्रांसमिट कर रहा है कंटेंट इन द कोर्स ऑफ सिस्टमैटिक बिजनेस या प्रोफेशनल या कमर्शियल एक्टिविटी में। अब डिजिटेंस की वजह से जो फॉलो करा जाता है उसके बारे में हम समझ लेते हैं। जो रूल्स प्रिस्क्राइब है डिलिजेंस के लिए वो फॉलो करे जाएंगे सोशल मीडिया इंटरमीडिएटरीज, जैसे रिटेंशन ऑफ यूज़र ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर पीरियड ऑफ 180 डेज़ का, और रिपोर्ट हो सकती है साइबर क्राइम अगर होता है तो। इनकेस डिजिटेंस फॉलो नहीं होते इंटरमीडिएटरीज के द्वारा तो सेफ हार्बर प्रोविज़न अप्लाई नहीं होगा उन पे। सेफ हार्बर प्रोविज़न जो है डिफाइंड है सेक्शन 79 ऑफ IT एक्ट के अंडर और प्रोटेक्ट करते हैं सोशल मीडिया इंटरमीडिएटरीज को
कैसे कि वो इम्यूनिटी देती है फ्रॉम लीगल प्रोसिक्यूशन किसी भी तरह का कंटेंट जो पोस्ट हो रहा है सोशल मीडिया पे। यहाँ पे ग्रीवेंसेस रिड्रेसल मैकेनिज्म भी है। इंटरमीडिएट्स अपॉइंट करेंगे ग्रीवेंसेस ऑफिसर जो डील आउट करेंगे कंप्लेंट्स, और यहाँ पे जो शेयर द नेम कॉन्टैक्ट डिटेल्स ऑफ सच ऑफिसर ये भी करा जाएगा। ग्रीवेंस ऑफिसर एक्नॉलेज करेगा कंप्लेंट विद इन 24 आवर्स और रिजॉल्व करेगा 15 दिन के अंदर फ्रॉम द डे ऑफ रिसिप्ट। इंश्योर करेंगे ऑनलाइन सेफ्टी डिग्निटी ऑफ यूजर स्पेशली वुमेन्स। इंटरमीडिएट्स रिमूव कर सकते हैं, डिसेबल कर सकते हैं विद इन 24 आवर्स ऑफ कंप्लेंट्स जो जिस कंटेंट पे वो एक्सपोज कर रहे हैं प्राइवेट एरियाज ऑफ इंडिविजुअल, ठीक है, और किस तरह से नेचर में इम्पर्सोनेट कर रहा है जिसमें मॉर्फ इमेजेस भी आते हैं। 2 कैटेगरी होती है सोशल मीडिया इंटरमीडिएट्स की। पहला है सोशल मीडिया इंटरमीडिएट्स एंड सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडिएट्स। जो दोनों का डिस्टिंक्शन ये है कि ये इंकरेज करता है इनोवेशन, इनेबल करता है ग्रोथ सोशल मीडिया का विदाउट सब्जेक्टिंग स्मॉलर प्लेटफॉर्म्स जो सिग्निफिकेंट कंप्लायंस रिक्वायरमेंट हो। अपॉइंटमेंट जो होती है यहाँ पे ड्यू डिलिजेंस वो फॉलोड होगी SSMI, जिसमें पहला है आपका अपॉइंटमेंट होगा चीफ कंप्लायंस ऑफिसर जो कि इंश्योर करता है कंप्लायंस विद द एक्ट ऑन रूल्स। सेकेंड है अपॉइंटमेंट होगी नोडल कॉन्टैक्ट पर्सन की, 24/7 कोऑर्डिनेशन होगा लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज का। थर्ड है अपॉइंटमेंट होगी रेजिडेंट ग्रीवेंस ऑफिसर जो कि परफॉर्म करेंगे कुछ फंक्शन जो मेंशन्ड है ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म के अंडर, और ये अबव ऑफिसर होंगे जो रेजिडेंट ऑफ इंडिया के होंगे। इसके अलावा मंथली कंप्लायंस रिपोर्ट पब्लिश करी जाएगी जिसमें मेंशन करा जाएगा कंप्लेंट्स कौन से रिसीव हुई है, एक्शन क्या लिया गया है और कंटेंट हटाया है कि नहीं हटाया है। इसके अलावा आइडेंटिफिकेशन होगा फर्स्ट ओरिजिनेटर ऑफ द इंफॉर्मेशन। SSMI प्रोवाइड करेगा सर्विसेज जो प्राइमरी नेचर ऑफ मैसेजिंग होगा और इनेबल करेगा आइडेंटिफिकेशन ऑफ फर्स्ट ओरिजिनेटर ऑफ इंफॉर्मेशन जिसमें रिक्वायर्ड नहीं होगा आपका डिस्क्लोजिंग ऑफ द कंटेंट ऑफ एनी मैसेज, जो रिक्वायर्ड होगा ओनली फॉर पर्पस ऑफ प्रिवेंशन डिटेंशन इन्वेस्टिगेशन फॉर प्रोसिक्यूशन, जो कि इन्फोग्राफिक्स में है नीचे। इसके अलावा पब्लिकेशन होगा फिजिकल कॉन्टैक्ट एड्रेस का जो वेबसाइट और मोबाइल ऐप पे होगा। लास्ट है डिप्लॉयमेंट होगा टेक्नोलॉजी बेस्ड मेजर, जैसे वो आइडेंटिफाई करेंगे इंफॉर्मेशन जो डिपिक्ट करे किसी तरह से रेप चाइल्ड अब्यूज़, उसको हटाने की कोशिश हटाएंगे ये लोग और उसको रेगुलेट करेंगे। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है वॉलंटरी यूज़र वेरिफिकेशन मैकेनिज्म। तो यूज़र जिनका जो चाह रहे हैं अपना अकाउंट वेरीफाई करने के लिए वो वॉलंटरी प्रोवाइड कर सकते हैं अप्रोप्रिएट मैकेनिज्म, और प्रोविजंस जो है डेमोन्स्ट्रेबल है और विजुअल मार्क ऑफ वेरिफिकेशन है। गिविंग यूज़र एन अपॉर्चुनिटी टू बी हर्ड, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन केस अगर सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया रिमूव हो जाता है, डिसेबल करा जाता है ताकि वो एक्सेस ना कर पाए इन्फॉर्मेशन या कोई भी रिकॉर्ड, देन उनको प्रायर इंटिमिडेशन होगा, पहुँचाया जाएगा उनको इन्फॉर्मेशन और कम्युनिकेट करा जाएगा कि बताया जाएगा कि आपका क्यों ऐसा एक्शन लिया गया, आपके अगेंस्ट ऐसा एक्शन क्यों लिया गया। इसके अलावा रिमूवल ऑफ अनलॉफुल इन्फॉर्मेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कुछ इन्फॉर्मेशन हेट ट्रेड पे फैलाती है और गवर्नमेंट के अगेंस्ट भी प्रोवोक करती है, तो वो भी रेगुलेट करी जाएगी। इसके अलावा ऑफेंसेस क्या है, अगर कुछ ऐसा कंटेंट आ रहा है जो सोवरेनिटी इंटीग्रिटी और सिक्योरिटी ऑफ इंडिया के अगेंस्ट हो तो उसको हटाया जाएगा। फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन स्टेट या पब्लिक ऑर्डर या इंसाइटमेंट टू एनी ऑफेंस रिलेटेड टू अबव, या रेप सेक्सुअल एक्सप्लॉइट मटेरियल या कोई भी चाइल्ड अब्यूज़ जैसे उसका पनिशेबल है विद अ टर्म ऑफ नॉट लेस देन 5 years, ठीक है, 5 years मिनिमम रहेगा। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है गाइडलाइंस फॉर डिजिटल मीडिया एंड OTT प्लेटफॉर्म। ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि रूल्स इस्टेब्लिश हुए हैं सॉफ्ट टच सेल्फ रेगुलेटरी आर्किटेक्चर एंड कोड ऑफ एथिक्स 3 टायर ग्रीवेंसेस मैकेनिज्म, जो कि न्यूज़ पब्लिशर और OTT प्लेटफॉर्म के लिए होगी और डिजिटल मीडिया के लिए होगी। ये नोटिफाइड है अगेन सेक्शन 87 ऑफ IT एक्ट। ये एम्पावर करती है IMB मिनिस्ट्री को कि वो इम्प्लीमेंट करे कुछ पार्ट ऑफ रूल्स जो प्रिस्क्राइब्ड हो। पहला है कोड ऑफ एथिक्स, एप्लीकेबल होगा OTT प्लेटफॉर्म पे। OTT प्लेटफॉर्म पब्लिशर ऑफ ऑनलाइन क्यूरेटेड कंटेंट पे भी रहता है, जो कि सेल्फ क्लासीफाई करेंगे कंटेंट इनटू 5
बेस्ड एज बेस्ड कैटेगरीज, जिसमें पहला होगा यूनिवर्सल मतलब UA 7+ होगा, UA 13+, UA 16+ और अडल्ट। वो बेस्ड होगा थीम्स, मैसेजेस, वायलेंस, न्यूट्री, ड्रग्स और बड़े सारी चीज़ों को देख के। प्लेटफॉर्म जो रिक्वायर्ड है इम्प्लीमेंट करने के लिए पेरेंटल लॉक, वो कंटेंट होंगे 13+ या उससे ज़्यादा, और रिलायबल एज वेरिफिकेशन होगी यहाँ पे। मैकेनिज्म जो होगा ए कंटेंट के लिए भी होगा। प्लेटफॉर्म प्रोमिनेंटली डिस्प्ले करेंगे क्लासिफाइंग रेटिंग, क्लासिफिकेशन रेटिंग जो होगी वो हर प्रोग्राम पे मेंशन करी जाएगी, और कंटेंट डिस्क्रिप्टर, एडवाइजरी ऑन द व्यू, डिस्क्रिप्शन, ये सब बिगनिंग पे लगाया जाएगा ताकि लोगों को पता चले, और फिर उनके हिसाब से है कि उनको देखना है कि नहीं देखना। मेजर्स जो लिए गए हैं ताकि इम्प्रूव करें एक्सेसिबिलिटी ऑफ ऑनलाइन क्यूरेटेड कंटेंट बाय पर्सन विद डिसेबिलिटी। और इसके अलावा जनरल प्रिंसिपल जो ऑलरेडी को फॉलो करना पड़ेगा वो है, पहला कि कुछ भी ऐसा पब्लिश ना करें जो प्रोहिबिट हो अंडर द लॉ। सेकेंड है कंसिडरेशन होना चाहिए इंडिया की मल्टी रेशनल और मल्टी रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट, और एक्सरसाइज होनी चाहिए ड्यू कॉशन डिस्क्रिप्शन जब फीचर कर रहे हो आप किसी भी तरह का। और यहाँ पे कंसिडरेशन होनी चाहिए फैक्टर जो होती है आपका इम्पॉर्टेंट है सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। इसके अलावा एप्लीकेबिलिटी जो है पब्लिशर ऑफ न्यूज़ और करंट अफेयर्स डिजिटल मीडिया पे वो रिक्वायर्ड है ऑब्जर्व करने के लिए 3 चीज़ें। पहला है नॉर्म्स ऑफ जर्नलिस्ट कंडक्ट ऑफ द प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया अंडर द प्रेस काउंसिल एक्ट 1978। सेकेंड है आपका प्रोग्राम कोड अंडर सेक्शन 5 ऑफ केबल नेटवर्क रेगुलेशन एक्ट 1995। थर्ड है कंटेंट विच इज़ प्रोहिबिटेड बाय लॉ। ये 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 लेवल ग्रीवेंसेस रिडर्सल मैकेनिज्म भी है, जिसमें पहला है लेवल पे अगर बात करूँ तो है सेल्फ रेगुलेशन बाय पब्लिशर। पब्लिशर अपॉइंट करेगा ग्रीवेंस रिडर्सल मैकेनिज्म, और यह ऑफिसर जो कि इंडिया में बेस्ड होगा, और वो डिसीजन लेगा कि कैसे ग्रीवेंसेस होने चाहिए, और वो 15 डेज़ के अंदर सॉल्व आउट होना चाहिए। सेकेंड है सेल्फ रेगुलेशन बाय सेल्फ रेगुलेटरी बॉडीज ऑफ द पब्लिशर। इसमें एक या उससे ज़्यादा सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी हो सकती है जो पब्लिशर के अंडर आती है, और यहाँ पे बॉडी जो होगी वो हेडेड होगी रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या कोई भी इंडिपेंडेंट एमिनेंट पर्सन, और मेंबर्स 6 से ज़्यादा नहीं होंगे। सेकेंड है रजिस्टर्ड होंगे IMB मिनिस्ट्री के द्वारा। थर्ड है ओवरसी करेंगे जितने भी पब्लिशर के कोड और एथिक्स है, और एड्रेस करेंगे ग्रीवेंसेस, और जो भी चीज़ें रिजॉल्व करनी होगी वो करेंगे 15 दिन के अंदर, ठीक है। थर्ड लेवल पे आपका ओवरसाइट मैकेनिज्म है। INB मिनिस्ट्री फॉर्मुलेट करेगी ओवरसाइट मैकेनिज्म। इसमें पहला है पब्लिश करेगी चार्टर जो सेल्फ रेगुलेटरी बॉडीज़ पे होगा, जिसमें आता है कोड ऑफ प्रैक्टिस। सेकेंड है इशू करेंगी ऑर्डर्स डायरेक्शन पब्लिशर्स को ताकि वो मेंटेन करे एडहेरेंस लाए कोड ऑफ एथिक्स पे। लास्ट है इस्टेब्लिश करेगी इंटर डिपार्टमेंटल कमेटी जो है करेगी ग्रीवेंसेस, एग्जामिन करेगी कंप्लेंट्स और ग्रीवेंसेस, और यहाँ पे रिकमेंडेशन देगी, वार्निंग, सेंसरिंग, एडमॉनिशिंग, रेप्रिमांडिंग और बड़ी सारी चीज़ें करेंगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो ग्राफ है इसमें आपसे अच्छे से बता रखा है। पब्लिशर्स पहला लेवल पे है ग्रीवेंस रिडर्सल बाय पब्लिशर, सेकेंड है सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी, और थर्ड है सेंट्रल गवर्नमेंट ओवरसाइट, ठीक है। अदर रेगुलेशन क्या है? ब्लॉकिंग इन्फॉर्मेशन इन केस ऑफ इमरजेंसी। ऑथराइज ऑफिसर इमरजेंसी केस में ब्लॉक कर सकता है या कुछ भी कंटेंट हटा सकता है, लेकिन उनको जस्टिफाई करना पड़ेगा, जो कि सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 69A पे है IT एक्ट का। सेकेंड है फर्निशिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन। पब्लिशर जो न्यूज़ या करंट अफेयर्स का है जो भी कंटेंट है पब्लिश हो रहा है ऑनलाइन वो टेरिटरी में आएगा इंडिया की, और इन्फॉर्म होगा या मिनिस्ट्री अबाउट द डिटेल्स ऑफ एंटिटी। सेकेंड है पब्लिश पीरियोडिक कंप्लाइंस रिपोर्ट आएगी हर महीने, जहाँ पे वो मेंशन करेंगे डिटेल्स ऑफ ग्रीवेंसेस जो उनके पास आए हैं और उन्हें क्या एक्शन लिया है। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्ट है ऊपा, अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने स्टेट करा है कि 72% राइज आया है नंबर ऑफ केसेस ऑफ ऊपा 2019 एज कम्पेयर टू 2015। तो 72% 4 साल में 72% का राइज आया है।
UAPA जो है आपका, ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे ये एक्ट जो है पुराना एक्ट है, 1967 का एक्ट है, और ये प्रोवाइड करता है मोर इफेक्टिव प्रिवेंशन ऑफ सर्टेन अनलॉफुल एक्टिविटीज़ ऑफ इंडिविजुअल एंड एसोसिएशन, जो कि डील करती है टेररिस्ट एक्टिविटीज़ पे और उसके रिलेटेड मेथड्स पे। ये एक्ट डिफाइन करता है अनलॉफुल एक्टिविटी, जहाँ पे एक एक्शन लिया जाता है एक इंडिविजुअल एसोसिएशन के अगेंस्ट, अगर वो इंडिया के टेरिटरी या सॉवरेनिटी अगेंस्ट लड़ रहे होते हैं या कुछ भी चीज़ें ऐसी कर रहे होते हैं, वो अनलॉफुल एक्टिविटी में आता है। इस एक्ट के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट डिक्लेयर कर सकती है किसी भी पर्सन या ऑर्गेनाइजेशन को एज ए टेररिस्ट इफ़ वो कमिट करता है कोई एक्ट ऑफ टेररिज्म। सेकेंड है प्रिपेयर करता है टेररिज्म के लिए या प्रमोट करता है टेररिज्म के लिए, या फोर्थ है अदरवाइज इन्वॉल्व इन टेररिज्म, मतलब किसी भी तरह से लिंक अप है टेररिज्म का, तो UAPA ऊपा में आ जाता है। इसके अलावा ये पावर देता है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि वो इम्पोज कर सकते हैं ऑल इंडिया बैन एसोसिएशन में जो डिक्लेयर्ड है अनलॉफुल अंडर दिस एक्ट। ये प्रोवाइड करता है ट्राइब्यूनल रिव्यू और हियर करता है कोई भी अपील अगेंस्ट द बैन। बोथ इंडिया के जो नेशनल है और फॉरेन नेशनल चार्ज हो सकते हैं इसके अंडर। तो ये एक्ट होल्ड करता है ऑफेंडर्स को अकाउंटेबल सेम मैनर में अगर वो क्राइम कमिट हो इंडिया में या बाहर। इस एक्ट के अंडर जो केसेस है इन्वेस्टिगेशन होते हैं स्टेट पुलिस और NIA दोनों इन्वेस्टिगेट करते हैं, नेशनल इंटेलिजेंस इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पे कुछ अदर एंटी टेरर लॉ भी देख लेते हैं। पहला है टाडा टेररिस्ट एंड डिस्ट्रप्टिव एक्टिविटीज़ एक्ट 1987 और रिपील हो गया था 2004 में। फिर पोटा भी है प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट 2002 और रिपील हो गया था 2004 में। उसके बाद है मोको का महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट 1999 अभी भी है, और गुजरात कंट्रोल ऑफ टेररिज्म एंड ऑर्गेनाइज्ड क्राइम ये भी है। ऊपा की बात करें तो यहाँ पे अमेंडमेंट्स देख लेते हैं। तो 2004 में अमेंडमेंट जब आया था तो ये क्रिमिनलाइज करता है इनडायरेक्टली सपोर्ट जो कर रहे हैं लोग टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को, कैसे फंड रेज करते हैं उनके लिए या जो भी तरह से कर रहे होते हैं वो भी इसमें आएंगे। 2008 में इसका जो स्कोप है ब्रॉडन कर दिया था प्रोविजन का फंड का, कि फंड अब कैसे आ रहे कहाँ से आ रहे इसका भी वाइडर कवरेज अभी शामिल हो गया था। 2012 में एक्सपैंड कर दिया था डेफिनेशन ऑफ टेररिस्ट एक्ट, जो आता है ऑफेंसेस जो थ्रेटन करती है कंट्री की इकोनॉमिक सॉवरेनिटी को, वो भी इसमें आया 2012 में। फिर लास्ट 2019 में क्या हुआ था, गवर्नमेंट ने एम्पावर करा है कि वो डेजिग्नेट कर सकते हैं इंडिविजुअल को एज टेररिस्ट। पहले क्या था ऑर्गेनाइजेशन ही आता था इसमें, पर अब इंडिविजुअल भी आने लगे। सेकेंड है इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट होती है यहाँ पे NIA के द्वारा, और अप्रूवल ऑफ डायरेक्टर जनरल ऑफ NIA रिक्वायर अगर होगा तो सीज कर सकती है कोई भी प्रॉपर्टी कनेक्टेड टू टेररिज्म। पहले अप्रूवल चाहिए था डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस का, पर अब नहीं है। सेकेंड लास्ट है कि एम्पावर करता है ऑफिसर ऑफ NIA, और एम्पावर ऐसे करता है कि रैंक ऑफ इंस्पेक्टर अबव इन्वेस्टिगेशन केसेस पे कर सकते हैं। इसके अलावा लास्ट पॉइंट है ये एडिट करता है इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर सप्रेशन ऑफ एक्ट्स ऑफ न्यूक्लियर टेररिज्म, और उसके शेड्यूल के अंडर आ जाता है ये। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है पब्लिक इंटेंट डेटा। रिसेंटली वर्ल्ड बैंक डेवलपमेंट रिपोर्ट ने हाईलाइट करा है कॉन्सेप्ट ऑफ पब्लिक इंटेंट डेटा। तो रिपोर्ट में क्या है कि जो रिपोर्ट है वो रिलीज़ हुई है वर्ल्ड बैंक के द्वारा 2021 में, और इसका टाइटल है वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2021 डेटा फॉर बेटर लाइफ्स। रिपोर्ट एक्सप्लोर करता है पोटेंशियल डेटा का जो पब्लिक गुड के लिए है। ये प्रेजेंट करता है हाउ पब्लिक इंटेंट डेटा कैसे एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है पब्लिक सेक्टर में। पब्लिक इंटेंट डेटा क्या है, यहाँ पे पब्लिक इंटेंट डेटा कलेक्टेड है विद इंटेंट ऑफ सर्विंग द पब्लिक गुड। कैसे इन्फॉर्म करता है डिज़ाइन एग्जीक्यूशन मॉनिटर एवेल्यूएशन करता है पब्लिक पॉलिसी का और बड़े सारी चीज़ों का। ये डेटा प्री रिक्विजिट फ्रॉम मैनी गवर्नमेंट फंक्शन हो सकता है, और ये इम्प्रूव हो सकता है सोसाइटल वेलबिंग, एनहांस कर सकता है सर्विस डिलीवरी, बड़ी सारी चीज़ें। इसके अलावा टाइप्स ऑफ
पब्लिक इंटेंट डेटा क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। पहला है एडमिनिस्ट्रेशन डेटा, जिसमें बर्थ, मैरिज, डेथ रिकॉर्ड्स, ये सारी चीज़ें आती है। सेकंड है सेंसस, जो सिस्टमैटिकली इनोमरेट करता है, रिकॉर्ड करता है इन्फॉर्मेशन अबाउट एन एंटायर पॉपुलेशन इन इंटरेस्ट। थर्ड है सैम्पल सर्वे करता है, ड्रॉ करता है स्मॉलर रिप्रेजेंटेशन सैम्पल ऑफ एंटायर पॉपुलेशन। फोर्थ है सिटीजन जनरेटेड एंड मशीन जनरेटेड डेटा भी होता है। लास्ट है जियो स्पाशियल डेटा, जो कि रिलेट करते हैं मल्टीपल लेयर्स ऑफ इंफॉर्मेशन बेस्ड ऑन जोग्राफिक आपका लोकल्स। अनसेफ रहता है यूज़ ऑफ डेटा, गैप्स आते हैं इसमें, ये ड्रॉबैक है, पुअर डेटा क्वालिटी है, इनएक्यूरेट कवरेज ऑफ डेटा, ये सारे ड्रॉबैक है जो आपको इसमें दिख रहे होंगे। 1.10 की ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पॉलिटी में तो आपने पढ़ा ही होगा जब आपने सिटीजनशिप पढ़ा होगा। तो सेंटर ने ईज करे हैं, मतलब रिलैक्स करे हैं नॉर्म्स फॉर री इशू ऑफ ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड। न्यूज़ में क्या है, करंटली OCI रिक्वायर्ड है कि वो री इशू कर सकता है हर टाइम जब न्यू पासपोर्ट इशू होता है अप टू 20 ईयर्स ऑफ एज, और आफ्टर कंप्लीटिंग 50 ईयर्स ऑफ एज ये व्यू हुआ है बायोलॉजिकल चेंजेस जो आए हैं फेस ऑफ एप्लीकेंट, ये डिस्पेंस हुए हैं अभी, और नाउ OCI जो है री इशू हो सकते हैं ओनली वंस जब पासपोर्ट इशू होता है आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 20 ईयर्स। फॉर अदर्स क्या होता है, रीअश्योरेंस होता है अगर रीअश्योरेंस रिक्वायर्ड नहीं है फॉर अदर्स। यहाँ पे OCI कौन होता है, क्या बेनिफिट मिलते हैं, क्या रिस्ट्रिक्शन है, ये समझ लेते हैं। OCI जो पर्सन रजिस्टर्ड होता है OCI होल्डर, वो होता है सेक्शन 7A अंडर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1955। तो 1955 का ये एक्ट है। एलिजिबिलिटी कौन है, जो फॉरेन नेशनल का होगा, जो एलिजिबल होगा अगर वो सिटीजन है इंडिया का ऑन 26 जनवरी 1950, या उनका चाइल्ड या ग्रैंड चाइल्ड या ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड जो है सिटीजन है, या उनका स्पाउस सिटीजन है इंडिया का, या कोई भी OCI होल्डर हो विद सर्टेन कंडीशन। सिटीजन ऑफ बांग्लादेश, पाकिस्तान ये एलिजिबल नहीं है, इस सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई करा है। बेनिफिट क्या होते हैं उनके पास मल्टी एंट्री लाइफ लॉन्ग वीज़ा होता है इंडिया में विजिट करने का। एग्जाम्पशन होता है उनको रजिस्ट्रेशन कोई भी लेंथ टू स्टे ऑन इंडिया। पैरिटी मिलता है उनको NRI के साथ फाइनेंशियल, इकोनॉमिक, एजुकेशन फील्ड एक्सेप्ट फॉर एग्रीकल्चर और प्लांटेशन। इंटर कंट्री अडॉप्शन होता है यहाँ पे इंडियन चिल्ड्रन का। पर्सुइंग प्रोफेशन हो सकता है CA, डॉक्टर, डेंटिस्ट, एडवोकेट्स। अपीयर कर सकते हैं ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट या कोई भी अदर टेस्ट। पैरिटी होती है इंटरनेशनल के साथ, जो कि एयर फेयर टैरिफ पे होता है, डोमेस्टिक ट्रैवल पे होता है, या एंट्री फीस पे होता है, किसी भी नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या नेशनल मूवमेंट पे रहता है। रिस्ट्रिक्शन क्या होती है OCI होल्डर पे, उनको स्पेशल परमिशन रिक्वायर्ड है अगर वो रिसर्च वर्क कर रहे हैं, इंटर्नशिप कर रहे हैं, या कोई भी एम्प्लॉयमेंट कर रहे हैं फॉरेन डिप्लोमेटिक मिशन पे, फॉरेन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जो इंडिया में है। नॉट एंटिटी टू अंडरटेक मिशनरी मॉनिटरिंग जर्नलिज्म तालिबागी एक्टिविटी विदाउट प्रायर परमिशन, मतलब कुछ भी ऐसा नहीं कर सकते, पहले उनको परमिशन चाहिए होगी। रिक्वायर्ड प्रोटेक्टेड एरिया परमिट और रिस्ट्रिक्टेड एरिया परमिट उनको चाहिए होता है। वोट नहीं कर सकते और कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट नहीं ले सकते। इंटाइटल नहीं है किसी भी तरह का अपॉइंटमेंट पब्लिक सर्विस में, और पोस्ट जो कनेक्टेड है अफेयर्स ऑफ यूनियन और स्टेट्स। उसमें क्या है, पहला है गवर्निंग काउंसिल ऑफ नीति आयोग। रिसेंटली 6th मीटिंग हुई है गवर्निंग काउंसिल ऑफ नीति आयोग, जिसमें चेयरमैनशिप थे प्राइम मिनिस्टर। काउंसिल ने डेलिब्रेट करा था सेवरल स्टेप्स में, जहाँ पे आता है मेकिंग इंडिया मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस, जो आता है रिड्यूसिंग कंप्लायंस बर्डन, इनिशिएटिंग रिफॉर्म्स फॉर स्टेट लेवल, इम्प्रूविंग लॉजिस्टिक, प्रमोट करता है एक्सपोर्टिंग थ्रू डिस्ट्रिक्ट लेवल कॉम्पिटिशन, और क्रिएट करता है जॉब्स। गवर्निंग काउंसिल ऑफ नीति आयोग, यहाँ पे पहला है कॉम्पोजिशन ऑफ गवर्निंग काउंसिल, जिसमें प्राइम मिनिस्टर आते हैं, चीफ मिनिस्टर आते हैं सारे स्टेट्स के, और यूनियन टेरिटरी जिसमें लेजिस्लेचर है, यूटी गवर्नर्स आते हैं, और एक्स ऑफिशियो मेंबर्स और स्पेशल इनवाइट्स आते हैं। फंक्शन क्या है, गवर्निंग काउंसिल प्रेजेंट करता है एक प्लेटफॉर्म जहाँ पे डिस्कशन होता है
इंटरसेक्टोरल, इंटर डिपार्टमेंटल और फेडरल इश्यूज़ पे जो कि नेशनल डेवलपमेंट एजेंडा में रहते हैं। इसका प्रीमियम बॉडी है कि वो इवॉल्व करते हैं शेयर विजन जो नेशनल डेवलपमेंट का रहता है, सेक्टर स्ट्रैटेजीज और बड़ी सारी चीज़ें वो शेप करते हैं। नीति आयोग ने मैंडेट करा है फॉस्टरिंग कोऑपरेटिव फेडरलिज्म थ्रू स्ट्रक्चर सपोर्ट इनिशिएटिव्स मैकेनिज्म विद द स्टेट, और ये कंटिन्यूस बेसिस पे रहता है, रिकग्नाइज करता है स्ट्रॉन्ग स्टेट्स जो कि एक स्ट्रॉन्ग नेशन बनाता है ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। इसके अलावा ये डिज़ाइन करता है, असिस्ट करता है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्ट्रैटेजिकल लॉन्ग टर्म पॉलिसी फ्रेमवर्क्स एंड प्रोग्राम इनिशिएटिव, और जो कि मॉनिटर करता है प्रोग्रेस और एफिशिएंसी। डेमोक्रेसी इंडेक्स, ये इम्पॉर्टेंट है इंडेक्स क्योंकि ये रिलीज़ कराया गया था इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा, और ये इंसाइट देता है करंट स्टेटस ऑफ डेमोक्रेसी वर्ल्ड वाइड कितनी है फॉर 167 कंट्रीज। इंडिया स्लिप हुआ है 2 प्लेसेस पे, 53rd पोजीशन पे आया है 2020 डोमेस्टिक इंडेक्स। तो ये इंपॉर्टेंट पोजीशन है क्योंकि पूछा जा सकता है 53rd पोजीशन पे आया है। नॉर्वे ने टॉप करा है। डिक्लाइन रैंकिंग में एट्रीब्यूट करता है डोमेस्टिक बैक स्लाइडिंग बाय अथॉरिटीज़ एंड क्रैकडाउन ऑफ सिविल लिबर्टीज़। सो ये रीज़न दिया गया है कि सिविल लिबर्टीज़ हार्म हो रही है। आउट ऑफ 167 कंट्रीज़ इंडिया क्लासीफाई करता है 23 कंट्रीज़ एज अ फुल डेमोक्रेसी और 52nd है एज अ फ्लॉड डेमोक्रेसी, 35 है एज अ हाइब्रिड रिजीम और 57 है अथॉरिटेटिव रिजीम। ठीक है, तो इंडिया को क्लासीफाई कर रहा है एज अ फ्लॉड डेमोक्रेसी। इसमें कंट्रीज यूएस भी आती है, फ्रांस भी आती है, ब्राज़ील भी आती है। ठीक है, यूएस मेरे हिसाब से मी टू मूवमेंट की वजह से भी उसका जो डेमोक्रेसी स्लिप्ड आउट कर गया था। यहाँ पे एक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में बात करना है। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने इंडिपेंडेंट पर्सन और जो नॉट सर्विंग ब्यूरोक्रेट्स है वो अपॉइंट होंगे एज अ स्टेट इलेक्शन कमीशन। ठीक है, ये बोला है कि इंडिपेंडेंट पर्सन ही अपॉइंट हो सकते हैं सुप्रीम स्टेट इलेक्शन कमीशन और नॉट सर्विंग ब्यूरोक्रेट्स। चीफ इलेक्शन कमीशन और स्टेट इलेक्शन कमीशन कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज़ है, आप सबको ही पता है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, आर्टिकल से याद करना कि कौन से आर्टिकल क्या आता है, अपॉइंटमेंट कैसे होती है, रिमूवल कैसे होता है, टेन्योर क्या होता है और मैंडेट कौन देता है। सबसे पहला है इंस्टीट्यूशन, चीफ इलेक्शन कमीशन आर्टिकल 324 क्लॉज 2। इलेक्शन कमीशन का भी सेम ही है, बट स्टेट इलेक्शन कमीशन का आर्टिकल 243 के है। अपॉइंटमेंट कौन करता है, चीफ इलेक्शन कमीशन की प्रेसिडेंट करता है, इलेक्शन कमीशनर की भी प्रेसिडेंट करता है। यहाँ पे स्टेट का बात होती है तो गवर्नर करेगा। रिमूवल कैसे होता है चीफ इलेक्शन कमीशन का, सेम एज रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट का जज जैसे होता है। और यहाँ पे इलेक्शन कमीशन का रिमूवल होता है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ CEC चीफ इलेक्शन कमीशन, और यहाँ पे स्टेट इलेक्शन कमीशन का सेम जो जजेस का होता है। ठीक है, टेन्योर क्या होता है चीफ इलेक्शन कमीशन का 65 ईयर्स या 6 ईयर्स जो भी अर्लियर हो, और सेम होता है इसका टेन्योर इलेक्शन कमीशन का भी, और स्टेट इलेक्शन कमीशन का डिपेंड करता है स्टेट टू स्टेट। मैंडेट की बात करें तो ये कंडक्ट करता है इलेक्शंस फॉर चीफ इलेक्शन कमीशन की बात कर रहा हूँ, इलेक्शंस फॉर प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर। और यहाँ पे सेम रहता है इलेक्शन कमीशन का भी, पर स्टेट इलेक्शन कमीशन कंडक्ट करता है इलेक्शन म्युनिसिपल बॉडीज़ और पंचायत का, जो आर्टिकल 243Z क्लॉज A के अंडर आता है। नेक्स्ट जो न्यूज़ है, छोटी जो न्यूज़ है शॉर्ट्स वाली, वो है 3 लैंग्वेज पॉलिसी। इसमें मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने बोला है कि 3 लैंग्वेज पॉलिसी एप्लीकेबल नहीं है टू ऑफिसेज ऑफ यूनियन गवर्नमेंट। इस ऑफिसेज में बायलिंगुअल पॉलिसी है जो एप्लीकेबल है ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963। 3 लैंग्वेज पॉलिसी डिवाइस हुआ था सेंटर के थ्रू, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में आया था 1968 में। जो पॉलिसी है मैंडेट करते हैं स्टेट को कि इम्प्लीमेंट करे 3 लैंग्वेज पॉलिसी जो कि सेकेंडरी स्टेज पे हो एजुकेशन की। इसमें 3 लैंग्वेज क्या होगी, हिंदी होगी और इंग्लिश होगी और कोई भी रीजनल लैंग्वेज होगी उस स्टेट की। ठीक है, नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है आपका प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971। ठीक है, इस फाइल हुआ था अंडर दिस एक्ट, क्योंकि रैपिंग हो गई थी ट्राई कलर फ्लैग की और बॉडी ऑफ फार्मर हु हैड डाइड ड्यूरिंग द फार्मर एगिटेशन। मतलब आपने देखा होगा कि जब सोल्जर्स मर जाते हैं तो उनको रैप करा जाता है
ट्राई कलर में। तो वैसे ही सेम इंसिडेंट हुआ था जनवरी या फेब के जब फार्मर प्रोटेस्ट चले थे, तो उसी तरह से एक फार्मर को श्रद्धांजलि दी होगी। तो वो चीज़ गलत थी इवेंचुअली। ये एक्ट पेनलाइज करता है डिस्क्रिप्शन ऑफ इंसल्ट टू आर इंडियन नेशनल सिंबल, नेशनल फ्लैग, कॉन्स्टिट्यूशन, नेशनल एंथम, इंडियन मैप और कंटेम्प्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का। इस एक्ट के अंडर डिसरिस्पेक्ट मिली है इंडियन नेशनल फ्लैग को, जिसमें आता है यूजिंग नेशनल फ्लैग एज अ ड्रैपरी इन एनी फॉर्म whosoever except in state funeral और आर्म फोर्सेस और पैरामिलिट्री फोर्सेस फ्यूनरल। मतलब इनको स्टेट फ्यूनरल्स और आर्म फोर्सेस का, पैरामिलिट्री को, इनके अलावा जो भी ऐसा करता है वो गलत है। स्टेट फ्यूनरल जो हेल्ड होते हैं उनके लिए होते हैं व्हेन पीपल हु आर होल्डिंग अ पोजीशन ऑफ प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर, जब वो पास होते हैं तो करते हैं। फ्लैग कोड ऑफ इंडिया, ये भी इंपॉर्टेंट है, लक्ष्मीकांत में पढ़ा होगा। ये डील करता है लॉ, प्रैक्टिसेस, कन्वेंशन जो अप्लाई होता है, डिस्प्ले करता है नेशनल फ्लैग को, और ये स्टेट करता है कि ड्रैपिंग ऑफ फ्लैग ओवर अ बॉडी। ऑल्सो फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात करूँ तो आर्टिकल 51 क्लॉज ए प्रिस्क्राइब करता है कि हमें अबाइड होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन से और रिस्पेक्ट करना चाहिए आइडियाज़ और इंस्टीट्यूशन, नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम को। आउटकम बेस्ड बजट इंपॉर्टेंट है। झारखंड ने ये टेबल करा है फर्स्ट आउटकम बेस्ड बजट। इसका मतलब क्या है, ये मेजर्स लेते हैं आउटकम ऑफ जितने भी गवर्नमेंट की प्रोग्राम्स है, पॉलिसीज़ है, वेदर जो मनी स्पेंड है वो उसका जो पर्पस है सैंक्शन है कि नहीं है। इसके अंदर हर मिनिस्ट्री हैंडल करती है सेक्टर जो रिक्वायर्ड है प्रीलिमिनरी आउटकम बजट टू द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, जो उसको कंप्लाइन करती है। ये हेल्प करता है, इस्टेब्लिश करता है कोरिलेशन बिटवीन आउटले, आउटपुट और आउटकम ऑफ बजट। आउटले का मतलब है कि अमाउंट जितना प्रोवाइड है स्कीम के अंडर, आउटपुट है कि ये कितना मेजरेबल प्रोडक्ट है प्रोग्राम एक्टिविटीज़ का, फिजिकल टर्म्स में होता है ये, और आउटकम मतलब कि कितना मतलब कवर होता है क्वालिटी और इफेक्टिवनेस गुड्स और सर्विसेज का। नेक्स्ट है नो कॉन्फिडेंस मोशन, इंपॉर्टेंट है। हरियाणा गवर्नमेंट फेस करा नो कॉन्फिडेंस मोशन असेंबली में, लेजिस्लेचर असेंबली की बात कर रहा है। कॉन्स्टिट्यूशन ने मेंशन नहीं करा कभी भी कॉन्फिडेंस या नो कॉन्फिडेंस मोशन। कॉन्स्टिट्यूशन जैसे हमने ये देख लिया, पर ये इवेंचुअली रूल ऑफ प्रोसीजर में फ्रेम करा जाता है स्टेट लेजिस्लेचर, जो प्रोवाइड करता है एनसीएम। आर्टिकल 164 क्लॉज 2 प्रोवाइड करता है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू लेजिस्लेचर असेंबली। ये भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। कोई भी मेंबर अगर असेंबली का फील करता है कि गवर्नमेंट के पास पावर नहीं है कि वो मेजॉरिटी कर सके, तो नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो सकता है। मेंबर को कोई रीज़न देने की ज़रूरत नहीं है फॉर मूविंग एनसीएम। एनसीएम मूव करा जाता है अगेंस्ट द एंटायर सीओएम ओनली। एक वेरिएशन भी होता है यहाँ पे डिफरेंट स्टेट और यूटी का, जिसमें सपोर्ट ऑफ मेंबर्स रिक्वायर्ड है टू एडमिट एनसीएम। लोकसभा का 50 मेंबर्स रिक्वायर्ड है, ये सेंटर की बात कर रहे हैं। स्पीकर जब सेटिस्फाई होता है और मोशन को ऑर्डर में देता है, वो पूछता है हाउस से कि मोशन अडॉप्ट करा जाए या नहीं करा जाए। अगर मोशन एक्सेप्ट होता है तो पार्टी को प्रूव करना पड़ता है मेजॉरिटी, और अगर एनसीएम पास हो जाता है तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को रिज़ाइन करना पड़ता है। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है इलेक्टोरल बॉन्ड्स की। इंपॉर्टेंट न्यूज़ है क्योंकि ये बहुत न्यूज़ में रहा है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स फाइल द प्लीज स्टेटिंग द सेल ऑफ इलेक्टोरल बॉन्ड्स, जो कि इंक्रीज कर सकता है इलीगल और इलिसिटेड फंडिंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। कैसे? सेल कंपनीज के थ्रू। पहले क्या था, एक एफिडेविट फाइल हुआ था सुप्रीम कोर्ट को, उसमें इलेक्शन कमीशन ने बड़े सारे कंसर्न्स को रेज करे टुवर्ड्स इलेक्टोरल बॉन्ड्स, और वो कैसे इंक्रीज करता है यूज़ ऑफ ब्लैक मनी फॉर पॉलिटिकल फंडिंग। तो इलेक्टोरल बॉन्ड क्या है? इंटरेस्ट बॉन्ड क्या है? ये ऐसा इंटरेस्ट फ्री फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जहाँ पे कोई भी बंदा डोनेट कर सकता है किसी पॉलिटिकल पार्टी को, और ये पी नोट्स की तरह होते हैं। ठीक है, कौन परचेज कर सकता है? कोई भी जो सिटीजन ऑफ इंडिया का हो या बॉडी इनकॉर्पोरेटेड दो कंट्री में हो। ठीक है,
बॉन्ड डिनोमिनेशन कितना होता है? 1000 हो सकता है, 10,000 तक हो सकता है, 1 लाख तक हो सकता है, 1 मिलियन का हो सकता है, 10 मिलियन तक हो सकता है। परचेज कर सकते हैं SBI से, ठीक है। तो मिनिमम 1000 होना चाहिए और मैक्सिमम आपका मतलब कितना भी जा सकता है, 10 मिलियन तक जा सकता है। व्हेन मे सच बॉन्ड बी ब्रॉड, ये अवेलेबल रहता है फॉर 10 days ईच इन जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अगस्त में। लाइफ स्पैन कितना होता है? ये रिडीमेबल होता है, रिडीमेबल होता है डेजिग्नेटेड अकाउंट पे ऑफ अ रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी 15 दिन के अंडर अश्योरेंस पे। कौन सी पॉलिटिकल पार्टी रिसीव कर सकती है डोनेशन थ्रू इलेक्टोरल बॉन्ड्स? पॉलिटिकल पार्टी जो एटलीस्ट 1% वोट सिक्योर करे लोकसभा या स्टेट असेंबलीज में और रजिस्टर्ड हो अंडर सेक्शन 29 क्लॉज A ऑफ RPA 1951, तो ये इसके अंदर होता है। इसके अलावा 1.12 में जो इसका लास्ट पार्ट है न्यूज़ का, ये रहा था सेगमेंट में, यहाँ पे कुछ करेक्शंस हैं जो कि विजन IAS ने पहले जो मई से लेके जनवरी तक की जो न्यूज़ निकाली है, जो मैंने कवर करी है पहले, उसमें कुछ फैक्चुअल एरर जो है उसको कवर करा है। जैसे पहला है पॉइंट आर्टिकल 1.1 में, जो आप देखोगे बेसिक स्ट्रक्चर का जो डिस्कस करा है, लिंक मैं डाल दूंगा नीचे, आप देख लो ना। उसमें की जो करेक्ट ईयर है 1951 है, शंकरी प्रसाद का। सेकंड है आपका आर्टिकल 3.2, यहाँ पे बोरिंग पावर ऑफ सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट, जो टाइटल है बोरिंग पावर्स ऑफ सेंटर एंड स्टेट, वो गिवन है कि स्टेट बोरो कर सकता है पावर अंडर आर्टिकल 293, 292 नहीं है 293 है ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 4.2 की बात करें तो यहाँ पे मैकेनिज्म जो इन्वेस्टिगेट करते हैं चार्जेस अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट, जो टेबल्ड है वो मेंशन्ड है आपका रिमूवल प्रोसीजर एज पर आर्टिकल 124 क्लॉज 4। ये सही नहीं है। करेक्ट इन्फॉर्मेशन है कि रिमूवल प्रोसीजर जो होता है जजेस का, वो गाइडेड है आर्टिकल 124 क्लॉज 4, बट डिटेल प्रोसीजर जो है, डिटेल प्रोसीजर वो मेंशन है जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 में। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। इसके अलावा इंटरनेट शटडाउन की बात करें तो ये भी बहुत अच्छा न्यूज़ में था, और इसका था प्रोविजन रिगार्डिंग इंटरनेट शटडाउन, इन्फॉर्मेशन अबाउट कंपनसेशन ऑफ रिव्यू कमेटी, जो सेंटर और स्टेट लेवल पे है वो इंटरचेंज हो गया। करेक्ट इन्फॉर्मेशन क्या है? रिव्यू कमेटी दो चीज़ों में होती है, एक सेंट्रल लेवल पे होती है और एक स्टेट लेवल पे होती है। सेंट्रल लेवल पे कंप्राइज करती है कैबिनेट सेक्रेटरी और सेक्रेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स एंड टेलीकम्युनिकेशन। स्टेट लेवल की बात करो तो ये कंप्राइज करती है चीफ सेक्रेटरी, सेक्रेटरी लॉ और लीगल रेमनेंस इन चार्ज और लीगल अफेयर्स और सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। इसी के साथ न्यूज़ खत्म होती है।